हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब पे मेरे चैनल यादव एकेडमी में। आज हम देखेंगे कि अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट CBT 1 के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इन इस हफ्ते के लिए। मोस्टली ये हम एक वीक का मान के चलेंगे। जिनका भी एग्ज़ाम 13 के बाद होगा उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी कि हमें क्या करना चाहिए इस समय और क्या नहीं करना चाहिए। जिनका भी रिवीजन या पढ़ाई हो चुकी है या सिलेबस 90% कवर हो चुका है तो वो किस चीज़ों पे ध्यान रखें। मोस्टली ये स्ट्रेटेजी हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखेंगे। 2024 के जो पेपर थे उसमें कुछ थोड़े बहुत वेरिएशन थे, तो हम लोग इसमें देखेंगे। मोस्टली ये प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है, उसके हिसाब से मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अगर ये आप स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे स्कोर कर सकेंगे। तो चलिए देर न करके स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले शुरुआत में हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी में रहना क्या चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं मैथ से। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, तो इसे ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो हम लोग करेंगे, ठीक है ना, उसके अंदर मोस्टली हमारे जो 60% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज से, क्योंकि नंबर सिस्टम हमको पता ही है वो आता 3-4 क्वेश्चन तो जरूर डेफिनेटली आते हैं नंबर सिस्टम और LCM और HCF से। तो सबसे पहले हमको डिविजिबिलिटी, हमारी जो डिविजिबिलिटी रूल है 2 से 11 बीच का, हमें 2 से 11 तक का, वो हमें याद रहना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल सभी को पता है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, कि अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई नंबर को 3 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर इतना आ रहा है, वो वाले सब न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होते हैं। उसके बाद फिर यूनिट डिजिट का पूछ सकता है हमें, कि अगर पावर में दे सकता है हमें कि 3 रेज़ टू 11 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, या 2 रेज़ टू 13 का यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो हमें पता रहना चाहिए वो सब। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, साइक्लिसिटी याद रहनी चाहिए। साइक्लिसिटी, ठीक है, ये बहुत ही आसान है साइक्लिसिटी वाला। उस 2 से लेके 11 तक का सभी का साइक्लिसिटी हम लोग याद कर लेंगे या रिवाइज कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, पेपर में हमको आसानी होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि LCM और HCF वाले क्वेश्चन। LCM और HCF में क्या दिया रहता है कि अगर कोई भी दो नंबर है जैसे P और Q, तो उनका मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू है वो दिया रहेगा और बताया रहेगा उन दोनों नंबर का LCM इतना है और HCF इतना है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उसके 3 टाइप है, वो हम लोग अगर आप बोलेंगे तो आगे चल के देखेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद फिर हमें रिमाइंडर थ्योरम जरूर याद होना चाहिए। रिमाइंडर के ऊपर जरूर प्रॉब्लम थी कि अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो फिर उनके जो रिमाइंडर है वो कितना होगा, ये वाला क्वेश्चन ये बहुत याद आता है। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइम या कंपोजिट टेस्ट हमको मोस्टली पूछता है कि 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ये या 1 to 50 या 50 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर है। तो ये हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि ये फ्री के नंबर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं, तो इसीलिए इसे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर सिस्टम के बाद हम लोग देखेंगे प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज के ऊपर से क्वेश्चन। इसमें तो आपको पता ही है, अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया रहेगा तो दिखा रहेगा इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो सिंपल SP और CP, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूले के शॉर्टकट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है, अगर CP की वैल्यू दी रहेगी या CP के ऊपर या SP के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ता है प्रॉफिट, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। और थर्ड है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट वाला। सक्सेसिव डिस्काउंट में हमें दिया रहता है कि अगर कोई भी दुकानदार एक ही चीज़ के ऊपर पहले 10% डिस्काउंट देता है, फिर उसके बाद फिर 20% डिस्काउंट देता है, तो फिर हमें पूछता है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इससे हम सक्सेसिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज में पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आते हैं कि 2010 में अगर किसी विलेज की पॉपुलेशन इतनी थी, फिर 2011 में इतनी इंक्रीज हुई, फिर 2012 में इतनी डिक्रीज हुई, तो करंट ईयर में कितना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इसे जरूर रिवाइज करें। इनकम एक्सपेंडिचर, ये तो पता ही, परसेंटेज इंक्रीज बोलेगा इनकम में, परसेंटेज डिक्रीज बोलेगा एक्सपेंडिचर में, तो फिर बोलेगा कि हमारा सेविंग में क्या चेंजेस है। तो इसे दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मल परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, क्योंकि इसमें से मतलब डेफिनेटली आपके 2 या 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर स्पीड दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो डिस्टेंस पूछ लेगा, ठीक है, ये फार्मूला तो पूछेगा ही, ठीक है। फिर एवरेज स्पीड का ट्रैप बिछा सकता है। एवरेज स्पीड का ट्रैप क्या बिछा सकता है कि वही आपको बोल देगा कि टोटल डिस्टेंस इतना है, फिर ए टू बी में वो 20 किलोमीटर आवर से जा रहा है, बी टू सी में वो 30 किलोमीटर आवर जा रहा है, ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। जब टाइम का वो बताता है तो उसमें हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये भी सिंपल है, इस अगर ये आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके फ्री के नंबर है। और ट्रेन क्रॉसिंग प्रॉब्लम कि अगर एक ट्रेन एक आदमी कोई 6 सेकेंड में कर रही है, उसकी स्पीड है, तो स्पीड बताओ कितनी है। हाँ, ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है और पूछता है बहुत, तो इसे ज़रूर करें। फिर रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट पूछ सकता है हमें। फिर रिलेटिव स्पीड वही बताता है कि अगर दो ट्रेन एक ही दिशा में आ रही है, उनकी स्पीड इतनी है, तो फिर एवरेज स्पीड बताइए। या फिर दो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, फार्मूला बेस्ड है ये, ठीक है। तो वो जरूर हमें पता रहना चाहिए। इसके ऊपर तो रिलेटिव स्पीड के ऊपर तो एक न्यूमेरिकल जरूरत है। फिर बोट और स्ट्रीम, बोट स्ट्रीम का न्यूमेरिकल बहुत सिंपल रहता है। बोट का वेलोसिटी दिया रहेगा, टोटल डिस्टेंस दिया रहेगा, तो हमें पूछेगा फिर स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या होगी। या स्ट्रीम का दिया होगा तो बोट का पूछेगा, या टोटल बोट और स्ट्रीम दोनों का दिया होगा तो हमें टोटल डिस्टेंस पूछेगा, अगर टोटल टाइम दिया हो तो फार्मूला बेस्ड ही है। सिर्फ थोड़े से जो लेंथ होती है क्वेश्चंस की वो बड़ी होती है, इससे हमें डर लगता है। लेकिन आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो वो जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। फार्मूला याद रहना चाहिए और कैसे अप्लाई करना है वो याद रहना चाहिए। फिर फोर्थ नंबर पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपको पता ही है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर न्यूमेरिकल तो ज़्यादा करके फार्मूला बेस्ड ही होता है। तो SI के ऊपर फार्मूला बेस्ड आ सकता है, ठीक है। या CI के ऊपर फिर वही बोलेगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो बताइए प्रिंसिपल कितना होगा। ये न्यूमेरिकल या SI और CI के डिफरेंस के ऊपर न्यूमेरिकल देगा, ये भी फार्मूला बेस्ड ही है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट हमको रेट और टाइम का ही करना है। रेट और टाइम का क्या करना है, रेट और टाइम में हमको पता रहना चाहिए कि फॉर्मूला है, ठीक है, कि अगर रेट बढ़ रहा है तो टाइम किस हिसाब से बढ़ेगा, या टाइम बढ़ रहा है तो रेट का क्या होगा, ठीक है। तो ये ज़रूर हमें पता होना चाहिए। उसके बाद पिछले साल के अगर पेपर देखा होगा तो हाफ ईयरली के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे और थोड़े ट्रिकी भी थे, तो इसीलिए हाफ ईयरली या क्वार्टरली वाला जरूर करके जाए, ठीक है। और मोस्टली ऑप्शन से हम लोग उसे ढूंढना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाएंगे तो टाइम टेकिंग है, क्योंकि पॉइंट्स में भी बहुत सारे आंसर थे उसमें, ठीक है। इसीलिए मोस्टली आप क्या करें, यूनिट डिजिट का पहले हेल्प लें, यूनिट डिजिट या डिजिटल सम का हेल्प लें। उसके बाद फिर अगर ना हो रहा है तो फिर कल 1-2 नंबर तक मल्टीप्लाई करके देखें। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो और प्रोपोर्शन। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही है। अगर आपने किया रहेगा तो इसके न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर के बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं। सबसे कंपाउंडेंट वाला पूछ सकता है हम रेशियो, ठीक है। फिर पार्टनरशिप का न्यूमेरिकल पिछले पेपर में आए थे 2024 वाले में, तो ये भी सिंपल है। उसके बाद एलिगेशन वाले सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड होता है सिर्फ। और फिर मीन प्रोपोर्शन का पूछता है, तो मोस्टली इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल मीन प्रोपोर्शन में कभी आता है। ज़्यादा करके क्वेश्चन जो आए थे वो एलिगेशन और पार्टनरशिप के ऊपर आते थे, तो ये जरूर दो ध्यान रखें, पार्टनरशिप और एलिगेशन वाले, ठीक है। एक्चुअली ये ओवरऑल है, ओवरऑल इन द सेंस मतलब कि आपका 2019 से लेके 2024 तक है। तो मोस्टली जब उस टाइम में 2019 वाले में आया था तो ये सबके ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल है, लेकिन 2024 में ये नहीं आया। तो इसीलिए आप कंपाउंडेड रेशियो वाला अगर लास्ट टाइम में 1-2 देख लेंगे, बस स्कैन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर इसके बाद वर्क एंड टाइम तो बहुत सिंपल है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी भी पूछा था उसके अंदर। तो मोस्टली हम लोग ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे उसे। अगर इसमें वर्क डे वाला आपको मालूम है, 1 डे में अगर इतना काम करेगा तो फिर
7 दिन में कितना करेगा। तो इफ़िशियंसी वाला भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम इफ़िशियंसी वाला तो हमको पूछता है, ठीक है। ये तो ज़रूर पूछता है, अगर दो जनों ए और बी है, अगर एक काम 10 दिन में करता है, बी अगर एक काम 15 दिन में करता है, दोनों कंबाइन मिलकर उस काम को 14 दिनों में कर लेते हैं या 8 दिनों में कर लेते हैं, तो ए की इफिशियंसी क्या होगी या बी की इफिशियंसी क्या होगी। तो इसके ऊपर तो जरूर न्यूमेरिकल होते हैं। और सेम वही न्यूमेरिकल जो वर्क एंड टाइम में है, सेम वही कॉन्सेप्ट हम पाइप और सिस्टम में लगाते हैं। सिर्फ पाइप और सिस्टम में निगेटिव वैल्यू भी आती है। निगेटिव वैल्यू इन द सेंस मतलब कि जो भी हमारा पाइप हाँ है, वो पानी अगर कम करे तो फिर कितने दिन टाइम में भरेगा। तो दोनों का कंसेप्ट एक ही है और बहुत ही सिंपल है। और ज्वाइनिंग मिडवे वाला भी न्यूमेरिकल देखा था हमने पिछले टाइम, तो इसे ज़रूर ध्यान रखें। तो अभी ये जो 6 टॉपिक है, इसमें से मोस्टली हमारा जो 45% मैंने पहले बताया था, 45% तो ओवरऑल है, लेकिन पिछले साल का आप देखेंगे तो 45% मैथ का पेपर इसी से बना था, ये 6 टॉपिक से। तो इसे ज़रूर करें, ठीक है। नंबर सिस्टम में और LCM HCF से 5-7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखे गए थे। प्रॉफिट लॉस से 6 से 8 क्वेश्चन देखे गए थे। मोस्टली 6 से 8 मतलब कह सकते हैं कि आपकी जैसे 3 तो क्वेश्चन थे ही प्रॉफिट लॉस पे, और 1-2 आपका परसेंटेज के ऊपर थे। और स्पीड टाइम डिस्टेंस पता ही है आपको, ट्रेन 5 से 6 क्वेश्चन, SICI 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन से 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग देखे थे। और फिर वर्क टाइम और पाइप मतलब टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम से 3-4 क्वेश्चन थे। तो इन्हें जरूर कंप्लीट करें, ठीक है। नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिले थे। प्रॉफिट लॉस, स्पीड टाइम डिस्टेंस ट्रेन, SI और CI, रेशियो और पार्टनरशिप, वर्क टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम। अगर ये आप इतना भी करेंगे तो 45% आपका कवर ही हो जाएगा। 45% का इससे हम लोग 50% भी मान सकते हैं। तो इन्हें ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप इसको ऑप्शन में छोड़ देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसे ऑप्शन में छोड़ना, और ये फार्मूला बेस्ड ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ध्यान रखें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट से मीडियम इम्पॉर्टेंट, इसे भी करना है, ठीक है। लेकिन पहले आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जरूर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मीडियम इम्पॉर्टेंट में क्या आएगा, मेंसुरेशन आएगा, ज्योमेट्री आएगा, ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने पहले किया है, रिवाइज करना है तो वेल एंड गुड। अगर आपने पहले नहीं किया है तो फिर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको देख सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंसुरेशन से तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे थे, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। 8 से 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इसमें से, ठीक है। इसीलिए इसे ज़रूर करना है, ठीक है। तो देखेंगे अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री और आपका ट्रिग्नोमेट्री, इससे क्वेश्चन तो बनने हैं। तो मेंसुरेशन में ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से बनता है, ठीक है, कि स्केलियन ट्रायंगल कौन सा है। फिर सर्कल से बनता है, एरिया के ऊपर, सरकमफेरेंस के ऊपर। सिलेंडर, कोन और स्फीयर का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो डिविजिबिलिटी रूल बस याद रहनी चाहिए, उससे हम लोग आराम से, और फार्मूला, इनके फार्मूले याद रहने चाहिए हमें। फार्मूला याद रहा तो न्यूमेरिकल का आंसर बहुत ही सिंपल है। सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होती है, उससे डरना नहीं है। एक बार पढ़ेंगे आप तो आराम से मानो। क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर पूछता है हमें, ठीक है। ये भी फार्मूला बेस्ड है। मोस्टली ज़्यादा करके हमको पिछले टाइम डायगोनल के ऊपर क्वेश्चन पूछा था इसके अंदर, क्यूबॉइड के अंदर, ठीक है। तो उसका फार्मूला याद रखना है। अंडर सरफेस एरिया के ऊपर भी पूछा था, ठीक है। अब रेक्टेंगल वर्सेस स्क्वायर के एरिया का पूछता है कि अगर दोनों का लेंथ और ब्रेथ दिया है तो फिर किसकी एरिया परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में पूछा था, ठीक है। तो उसके ऊपर जरूर ध्यान रखें। तो मेंसुरेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेंसुरेशन के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल जरूर याद रखनी चाहिए, उससे हम लोग आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। और डिजिटल सम तो जरूर से ही याद रखें, ताकि ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत ही फ़ायदा होता है इसका। क्योंकि अगर 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपके यूनिट डिजिट से या डिजिटल सम से इग्नोर हो रहे हैं, तो सिर्फ 2 ही में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर ज्योमेट्री भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर आपने पहले किया है तो। क्योंकि इसका जो लेंथ देखेंगे वो बहुत बड़ा है। एंगल के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के ऊपर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर पूछता है मोस्टली।
ट्रिपलेट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, तो ट्रिपलेट जरूर याद रखें, तो आंसर आसानी से मिल जाएगा हमको। और फिर सर्कल चॉर्ट का जो हमारा थ्योरम है उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछते हैं, उससे ज़रूर करके जाए। फिर पैरेलल लाइन एंगल, पैरेलल लाइन एंगल में अल्टरनेट एंगल क्या होता है, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ठीक है, तो ये सब जरूर करके जाए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल रहते हैं। उसके बाद कॉन्ग्रुएंस के ऊपर, कॉन्ग्रुएंस के ऊपर बहुत ही कम सवाल आते हैं, लेकिन इसे बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा से तो दो क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन या एक तो क्वेश्चन था ही, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन के ऊपर ट्रिक है, वो पता ही है आपको कि लीनियर इक्वेशन वाले, ठीक है। एपीजीपी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एपीजीपी फॉर्मूला भेजती है कि ये nth टर्म क्या होगा, या फिफ्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा, डिफरेंस दिया होगा और फर्स्ट टर्म दिया होगा, तो ठीक है। जीपी में भी, जीपी के क्वेश्चन तो उतने नहीं पूछते, लेकिन एपी की मोस्टली क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। सम ऑफ ये nth टर्म क्या होता है, वो बस क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर पूछता है कि हमारे जो रूट है रियल है कि नहीं है, तो उसका फॉर्मूला बताइए आपको, ठीक है, कि अंडर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी के ऊपर तो क्वेश्चन रहता ही है, ये तो हमने देखा ही है, ठीक है, तो इसे ज़रूर करें, फॉर्मूला ही है, उससे बस रिवाइज कर लीजिए आप। फिर फैक्टराइजेशन के ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछता है एक दो, लेकिन उतने नहीं पूछता है जितने अलजेब्रिक आइडेंटिटी के ऊपर पूछता है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और डिस्क्रिमिनेंट, इनके दोनों के ऊपर तो न्यूमेरिकल पूछता ही पूछता है, तो इसीलिए इसे जरूर करें, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अगला एवरेज। एवरेज के ऊपर तो न्यूमेरिकल फिक्स ही था 2024 में, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आपने किया रहेगा तो वेल एंड गुड है, लेकिन लास्ट टाइम पे करने मत जाइए इसे, क्योंकि ये बड़ा सिलेबस है इसका, इसीलिए अगर आपने पहले किया रहेगा तो इसे ज़रूर रिवाइज करें, इसके ऊपर एक दो सम आते ही आते हैं। रिप्लेसमेंट वाला पूछता है कि अगर एक लड़का जिसका वेट इतना है, अगर उसे निकाल लिया और सेम दूसरा लड़का हमने ऐड किया, उसका वेट उससे ज़्यादा या कम है, उसके ऊपर पूछता है, तो एज के ऊपर प्रॉब्लम आता है, ठीक है। सेम वही एज वाला कि अगर 10 बच्चे, इनका एवरेज इतना है, तो अगर एक बच्चे को निकाल कर दूसरा बच्चा आया तो उसका टोटल एवरेज क्या होगा, ठीक है। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला बताइए आपको, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, ये हम लोग वेटेड एवरेज तो परसेंटेज में भी यूज़ करते हैं। फिर एग्ज़ाम वाला पूछ सकता है कि पास और फेल वाला, ठीक है, वो तो जरूर करें फिर, ठीक है। इसमें मोस्टली रिप्लेसमेंट वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वेटेड एवरेज वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इन्हें जरूर करिए, इसे स्किप मत करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। साइन कॉस मोस्टली हम लोग इसके अंदर वैल्यू पुटअप करके, या आपका जो ट्रिपलेट है वो यूज़ करके भी ऑप्शन से आंसर देख सकते हैं, ठीक है। फिर आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, मोस्टली साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर ही न्यूमेरिकल आते हैं, 1+tan² वाले और 1+cot² वाले से कम ही आते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से आते ही आते हैं। हाइट और डिस्टेंस वो भी फार्मूला बेस्ड है, उसे भी हम लोग ट्रिपलेट से कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, बॉड मास के ऊपर, ये तो हम लोग रीजनिंग में भी कह सकते हैं इसे, लेकिन वही है बॉड मास के ऊपर न्यूमेरिकल। फिर फ्रैक्शन से डेसिमल की, अगर किसी नंबर को अगर डिवाइड करें तो उसका इतना फ्रैक्शन आ रहा है, तो फिर मोस्टली इसमें डिविजिबिलिटी रूल ही यूज़ करते हैं हम लोग है। फिर स्क्वायर रूट, ये नॉर्मल है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो हमें 1 से लेके, स्क्वायर रूट तो कम से कम 1 से 30, नहीं तो 1 से लेके 50 तक तो याद ही रहना चाहिए। फिर क्यूब रूट भी हमें याद रहना चाहिए 1 से 30 तक, ठीक है। इंडाइसिस के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ही सीधे आते हैं, ठीक है। तो 30% पेपर यहाँ से कवर होता है। देखा 2024 में तो इसमें से मुझे लगता है नहीं तो 40% क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन ओवरऑल अगर हम 2019 से देखेंगे तो 30% ऑफ मैथ पेपर कवर किया था इसने। मेन सॉल्यूशन के 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ज्योमेट्री के 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, अलजेब्रा के 3-4 क्वेश्चन कह सकते हैं हम, या 2-3 क्वेश्चन कह सकते हैं, एवरेज से 2-3 क्वेश्चन कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भी करना है। अगर पहले किया रहेगा तो इसे ज़रूर रिवाइज करिए, अगर पहले नहीं किया रहेगा तो फिर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से
फॉर्मूले स्कैन कर सकते हैं, लेकिन डीप में मत जाइए अगर पहले नहीं किया रहेगा। अगर आपका लास्ट टाइम रिवीजन चल रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो सिर्फ हमें देख के जाना है, अगर हमने पहले भी किया रहेगा तो देख के जाना है। स्टैटिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन आया है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक दो क्वेश्चन आया है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, तो ये हमें देख कर जाना है। अगर पहले किया है तो सिर्फ स्कैन करना है, ठीक है, फॉर्मूला, और आगे बढ़ना है। तो मोस्टली इसमें क्या रहता है, मोस्टली मीन मीडियन वाले ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मीन मीडियन के ऊपर ही ज़्यादा जो तीनों का कॉम्बिनेशन है वो भी करके जाएंगे तो हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल पूछा गया था, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है हमें, ठीक। कॉइन और ये मोस्टली CBT 2 में देख सकते हैं हम लोग, लेकिन CBT 1 में मीन मीडियन मोड वाले न्यूमेरिकल थे, प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन थे और कुछ कार्ड और डाइस के ऊपर भी थे। अब बार और पाई चार्ट वाले तो न्यूमेरिकल 2019 में बहुत पूछे गए थे, लेकिन 2024 वाले में इतना नहीं पूछा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला बस याद रखिए, देख की जाइए इन्हें, और इन्हें डीप में क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम वैसे हम लोग डिस्काउंट और पार्टनरशिप में बोल सकते हैं। पार्टनरशिप तो एक ही फार्मूला है, वो करके जाइए, ठीक है। फिर डिस्काउंट वाला भी दो तीन फार्मूले के ऊपर ही वैसे तो उसे परसेंटेज, और अगर आपने ऐसा और किया है तो डिस्काउंट तो सिंपल है, वो आप फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे तो आ जाएगा आंसर, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लिस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हमारी स्ट्रेटेजी एक वीक के लिए क्या होनी चाहिए, मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है, कि जिनका पेपर अभी 3-4 दिनों के भीतर है वो अपना स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जिनका पेपर एक हफ्ते के बाद है वो ये ज़रूर स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्योंकि अगर आप स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तभी आप आगे सक्सेस पा सकते हैं। तो पहले 3 दिन में जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो करिए, तो वो तो ज़रूरी करना है, ठीक है। कम से कम उन सभी के 15 क्वेश्चन तो ज़रूर सॉल्व करिए, ठीक है। फिर जितने भी फॉर्मूले उसको एक शीट पे जरूर नोट डाउन करिए। फिर नई 2 दिन में जो मीडियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें कवर करिए। फिर उनके 10 क्वेश्चन प्रीवियस से करिए, मोस्टली 2024 वाले और 2019 वाले जरूर करिए, ठीक है। और फार्मूला रिवाइज करिए, ठीक है। और लास्ट के 1 दिन में जो स्कैन कर सकते हैं हम लोग, या आप लगातार मॉक टेस्ट दे ही रहे होंगे तो उसे एनालाइज करिए, ठीक है। और इस समय ज़्यादा करने के लिए मत जाइए, अगर आपने पहले किया है तो उसे सिर्फ रिवाइज करते चलिए, यही आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैथ्स ऐसे कवर करिए 3-1 के स्टेप्स में। हाँ, मॉक टेस्ट आप हर दिन दे सकते हैं, मॉक टेस्ट इस समय देना जरूरी है अगर आप अपना चेक करना चाहते हैं कि आपका लेवल कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। अगर लेवल कम है तो आप पहले ये जो मैथ के टॉपिक्स है इन्हें कंप्लीट करिए, फिर लास्ट के 1 या 2 दिन पहले मॉक दीजिए, ठीक है। तो आपको स्पीड आपकी आएगी और आपको पता चलेगा कि आप कितने टाइम में कितने न्यूमेरिकल या क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद अभी हमारा नया कोर्स चालू हो रहा है जनरल साइंस के लिए, फुल कोर्स है। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, LPG, NTPC और ग्रुप डी के लिए। मोस्टली NTPC का एग्ज़ाम चल ही रहा है, ग्रुप डी का आने वाला है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये NCERT, न्यू NCERT जो है हमारे उसके ऊपर है, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करिए, ताकि जो हमारा नया कोर्स चालू हो रहा है, ठीक है। मोस्टली इसका ओरिएंटेशन मैं आपको सैटरडे को दूंगा ही, उसके बाद हमारा रेगुलर क्लासेस सैटरडे को या हम लोग फ्राइडे को चालू करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या हम देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू साइंस रहेगा, ये तो ओवरव्यू है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि नई NCERT में इंट्रोडक्शन टू साइंस भी दिया है, तो ये भी करना ज़रूरी है, क्योंकि साइंस से न्यूमेरिकल जो आते हैं या जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत पहले तो इतना डीप में नहीं आता था, लेकिन पिछले साल बहुत ही डीप में गया था, तो इसीलिए हम लोग उस हिसाब से देखेंगे। फिर फिजिक्स देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट। तो फ्री रहेगा यूट्यूब के ऊपर, आप सभी जुड़िए, आपको पता चलेगा कि नई NCERT से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं हमें, ठीक है, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने रीजनिंग के सेक्शन में। तो रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एनालॉजी है, कोडिंग, डिकोडिंग है, सीरीज़ है और ब्लड रिलेशन है। ये तो अगर आपने किया रहेगा तो वेल एंड गुड है, ठीक है, क्योंकि ये फ्री के नंबर देके जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें ज़रूर करिए, ठीक है। तो सबसे पहले एनालॉजी में आपको पता ही है, ठीक है, वर्ड एनालॉजी पूछता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल पूछता है,
लेटर अल्फ़ाबेट वाले एनालॉजी पूछता है या स्पेशल कैरेक्टर वाले एनालॉजी पूछता है तो इसे ज़रूर करें, ठीक है। नंबर एनालॉजी पूछता है, ठीक है। तो डिफरेंस देख के भी आप, या तो फिर प्राइम नंबर या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट प्लस वन माइनस वन वाला पूछता है ज़्यादा करके। फिर सेंटेंस वाला भी पूछता है, ठीक है, रिलेशन वाला। ऑड एंड आउट वाला भी पूछता है, ठीक है। तो इनके सबके 10-10 15-15 क्वेश्चन जरूर करिए। कोडिंग डिकोडिंग से पूछता है हमें, ठीक है। कोई वर्ड दे देगा, फिर उसका मीनिंग ये होता है, फिर दूसरे का दे देगा रिलेशन, फिर पहले और लास्ट वाले में से एक वर्ड का पूछता है, ठीक है। लेटर से लेटर वाला पूछता है, पहले लेटर से लेटर ज़्यादा पूछता था, अब थोड़ा कम पूछता है लेटर, अब मोस्टली लेटर टू नंबर वाला ज़्यादा पूछता है, ठीक है। फिर रिवर्स कोडिंग का पूछता है, फिर कोडिंग लैंग्वेज का टाइप का पूछ सकता है, ठीक है। कि अगर एक वर्ड का नंबर में डिनोट करेंगे तो जैसे कोई सब वर्ड है यू, यू को हम लोग नंबर में कन्वर्ट करेंगे, उसको 7 से डिनोट करते हैं, ये वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। फिर पोजीशन के ऊपर पूछता है कि राइट से कितना है, लेफ्ट से कितने नंबर पे है, ठीक है। तो इसे जरूर है। सीरीज, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर सीरीज से तो आपके आते आते हैं। लेटर सीरीज से, लेटर मिक्सचर है लेटर और नंबर का। पिछले टाइम या 2019 वाले में बहुत पूछा गया था, पिछले टाइम भी 1-2 क्वेश्चन दिखे थे, ठीक है। मिक्स सीरीज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्स सीरीज वाला तो इसे जरूर करके जाना, ठीक है। ये पूछते पूछते मिसिंग टर्म वाले इतने आजकल नहीं आ रहे, पहले आते थे। फिर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, मतलब वही बोला कि जो भी सीरीज चल रही है उसका डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा वो वही डिफरेंस ऑफ डिफरेंस वाला है, ठीक है। तो उसे जरूर करें। उसके बाद ब्लड रिलेशन पूछता है, ब्लड रिलेशन के न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। फैमिली ट्री के ऊपर पूछता है, फैमिली ट्री पता रहनी चाहिए कि मामा, भाई, पैटर्नल मैटरनल वाले का रिलेशन, ठीक है। फिर बोलेगा कि एक फ़ोटो में मैं अगर उंगली बता रहा हूँ उस चित्र पे, तो फिर वो रिलेशन तो रहेगा मेरे से ही, ठीक है। तो वो ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ वाले क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, ध्यान रखिए उससे, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में वही ऑड वर्ड आउट करने वाला रहता है, ठीक है। 2019 और 24 में भी पूछे गए थे। ऑड नंबर पेयर वाला पूछता है, अल्फ़ाबेट ऑड वन आउट करना रहता है, ठीक है। फिगर वाला भी रहता है, मोस्टली फिगर वाला 2019 में बहुत ही पूछा गया था, ठीक है। फिगर हमें पहचानना था रहता है और बहुत ही सिंपल रहता है, अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग, इसके ज़्यादा क्वेश्चन मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसको ध्यान से हमें करना है। और इस पे से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्टली सीटिंग अरेंजमेंट से। सर्कुलर पूछ देता है कि 5 बैठे हैं 7 बैठे हैं, ठीक है। ये लीनियर भी पूछता है, ठीक है, रैंकिंग वाला जो इसे हम कहते हैं कि लेफ्ट से ये पोजीशन है तो राइट से क्या वो पोजीशन होगा। उसके बाद डायरेक्शन और सीटिंग के ऊपर, सीट अगर लेफ्ट से 5वां प्लेस है तो राइट से कौन सा प्लेस होगा, या ना नंबर वाला पूछता है। फिर कॉम्बिनेशन भी पूछता है, तो इसीलिए ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर आप ये सब टॉपिक करेंगे तो 55% आपके जो रीजनिंग का पेपर है वो कवर हो जाएगा। एनालॉजीज से बताइए आपको 5 से 7 क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से 6 से 8 क्वेश्चन आएगा, सीरीज से 5 से 6 क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन बोल सकते हैं या 3 क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन से 3-4 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फिर एनालिटिकल रीजनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा था 2024 वाले में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो इसीलिए इसे जरूर करें। इससे 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, और सिर्फ लेंथ बड़ी होती है, अगर आप सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर जल्दी हो जाता है ये। फिर मीडियम इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको से सिलोजिज्म है, डायरेक्शन है और मिसिंग नंबर वाला है, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं हम लोग, ये भी करके जाना है, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में मार्क छोड़ना नहीं है और बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आपको। मिसिंग नंबर वाला पूछता है, ठीक है, ठीक है। तो जरूर करके जाएं, पहले ये सर्कुलर नंबर वाला पैटर्न होता था, अब इतना नहीं आता है, ठीक है। और मिसिंग फिगर वाला भी इतना पूछता नहीं है मेरे हिसाब से। सिलोजिज्म में इंपॉर्टेंट, सिलोजिज्म में तो करना ही है, ऑल सम नन नॉट वाले क्वेश्चन जो है, ठीक है। कंक्लूजन पूछता है हमें, रूल पता रहना चाहिए हमें, ठीक है। मोस्टली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले ही रहते हैं, ठीक है।
पॉसिबिलिटी तो अब नहीं पूछता, पॉसिबिलिटी मोस्टली आपका एसएससी में पूछता है, ठीक है, तो इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। पहले आता था, अब नहीं आता है। वेन डायग्राम वाला पूछता है, ठीक है, वेन डायग्राम वाला अगर एक दो न्यूमेरिकल थे, ठीक है, दो स्टेटमेंट वाले पूछता है, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट वाला कभी पूछता है, दो स्टेटमेंट वाले ही पूछता है, ठीक है, तो जरूर करके जाए, सिलोजिज्म में इंपॉर्टेंट है। फिर डायरेक्शन वाला पूछता है, ठीक है, कि नॉर्थ से निकला फिर 3 किलोमीटर गया, ये सब जरूर पूछता है, तो उसे जरूर करें। डायरेक्शन वाला तो एक तो न्यूमेरिक एक या दो दो क्वेश्चन भी थे, ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेशन में भी उसी में आ सकता है। और फिर डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। क्लॉक वाला तो इतना नहीं पूछता है, ठीक है, पहले पूछता था। उसके बाद फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन के ऊपर की रिलेशन वाला जो न्यूमेरिकल है, सिंबल सब्स्टिट्यूशन का पूछता था। लेटर और मैथ का वही कि ए को अगर ए ए का रिलेशन है, अगर ए को हम लोग डिवीजन से दिखा रहे हैं, बी को हम लोग मल्टीप्लिकेशन से दिखा रहे हैं, तो फिर बाद में हमें वो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। उसके ऊपर एक क्वेश्चन तो बोर्ड मार्क्स का तो हमने देखा था मैथ में भी, तो यहाँ पे भी आता है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो बोर्ड मार्क्स के ऊपर रहते हैं। फिर डिजिट के इंटरचेंज के ऊपर भी न्यूमेरिकल थे। इक्वेशन बैलेंसिंग तो नहीं था, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 2019 में तो बहुत ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2024 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। 2019 के जो क्वेश्चन थे उन्हीं के ऊपर मीडियम में डाला नहीं, तो इससे हम लोग मिनिमम इम्पोर्टेंट में भी भेज सकते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आप चल सकते हैं। वेन डायग्राम के ऊपर वही आपके जो 2019 के पेपर थे उसमें ज़्यादा आया था, अब इसमें तो इतने नहीं आए हैं। तो करना क्या हमें करना है, हमें मिसिंग नंबर के ऊपर सिलोजिज्म में ज़रूर करना है। सिलोजिज्म के ऊपर तो दो क्वेश्चन तो फिक्स ही है, ठीक है। डायरेक्शन के दो क्वेश्चन, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन के एक या दो क्वेश्चन और स्टेटमेंट के एक क्वेश्चन कह सकते हैं। अब मिनिमम इम्पोर्टेंट क्या है हमारे रीजनिंग में, इसे सिर्फ आप स्कैन, ये पहले बहुत आते थे, पहले मतलब 2019 वाले एग्ज़ाम में आए हैं। अब तो ये जैसे कैलेंडर हो गया आपका, ठीक है, डाइस वाला हो गया मेमोरी के लिए, सिर्फ फार्मूला देख के जाइए, ठीक है, लेकिन रखिए इसे ध्यान में, ठीक है। तो वाटर और मिरर इमेज वाला, ठीक है, इसे भी देख के जाइए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ देख के जाइए इन्हें। क्लॉक लेटर फार्मूला याद रहना चाहिए क्लॉक का, ठीक है, और मिरर वाला भी याद रहना चाहिए, ठीक है। क्यूब डाइस वाला सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है, दो डाइस आ जाएंगे, वो वाला ट्रिक वाला, ठीक है, इतना डीप में नहीं जाना है, ये इतना पूछता नहीं है। कैलेंडर वाला, क्लॉक वाला और फिगर वाला, कैलेंडर वाला तो फार्मूला याद रहना चाहिए, क्लॉक वाले भी फार्मूले से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन्हें ज़रूर सिर्फ देख के जाइए, इनके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप में मत करिए इसे। जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करिए और मीडियम इंपॉर्टेंट है वो करिए, सिर्फ इसके फार्मूला स्कैन करके जाइए लास्ट टाइम में। सीक्वेंस और सीटिंग अरेंजमेंट हमने पहले भी देखा है, वही नॉर्थ फेसिंग वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर करना, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फ्लोर का, इससे वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, ये तीनों जरूर करिएगा। सीक्वेंस और सीटिंग वाला, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मल्टी रो वाला तो पूछता नहीं है, लेकिन पूछा था एक दो न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी, ठीक है, तो इन्हें जरूर करिए, ठीक है। तो एनालॉजी कोडिंग वाले के ऊपर देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन, इसके ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन ज़रूर करके जाइएगा, स्कैन करके जाइएगा, ठीक है। अब जो हमारा नया कोर्स चालू हो रहा है, ठीक है, उसे ज़रूर करिए, ठीक है, ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो नए नए ट्रेंड्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि 2024 वाले में देखा रहेगा आपने साइंस के क्वेश्चन जो बहुत ही डीप में पूछे थे, ठीक है, इसीलिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करिए। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट रहा आपका जीएस, तो जीएस में जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो आप साइंस देख सकते हैं, उसके बाद हिस्ट्री देख सकते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें अगर आपने किया रहेगा तो आपके 30-35% पेपर कवर हो जाएंगे। और आपको बताइए पिछले टाइम तो करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे थे, ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि जीएस, आपने फेज़ 1 में भी देखा रहेगा जीएस के क्वेश्चन ठीक ठाक ही थे। तो जीएस मतलब करंट अफेयर, जीएस में जो करंट अफेयर टॉपिक है उसमें से
क्वेश्चन देखे। तो इसीलिए अगर आपने 6 महीने के करंट अफेयर किए रहेंगे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं किए रहेंगे इस टाइम में तो उसे मत करने चाहिए। फिर आप साइंस और ये सब जो आपने जीएस में किया रहेगा, हिस्ट्री जोग्राफी, वही रिवाइज करिए। तो केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल तो 2019 से पहले बहुत पूछा, लेकिन सिलेबस से जब से निकाल गया उससे नहीं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से है तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल है। इसे तो बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि अब ये आता नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। एसिड बेस सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इससे जरूर करके जाइए। फिर केमिकल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के ऊपर और कार्बन के ऊपर। तो ये जो 4 टॉपिक है, अगर आपने जेई किया रहेगा, जेई या एलपी का एग्ज़ाम किया दिया रहेगा, तो ये आपका सिलेबस रिवाइज करिए इन्हें, ठीक है। उसके बाद फिर बायोलॉजी, बायोलॉजी में सेल के ऊपर तो न्यूमेरिक इक्वेशन तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है, उससे ज़रूर करके जाना, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ब्लड के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, डिसीज़ के ऊपर आ सकता है, न्यूट्रिशन के ऊपर आ सकता है, प्लांट किंगडम तो ये भी पहले सिलेबस में था, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स से न्यूटन्स लॉ के ऊपर या मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। वर्क, पावर, एनर्जी आपने किया ही रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट के ऊपर न्यूमेरिकल सिंपल आते हैं, ठीक है। मिरर वाले, ठीक है, या लेंस वाले, ठीक है। मैग्नेटिज्म के ऊपर इतना कुछ नहीं आता है। तो ये अगर आप न्यूटन लॉ और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ये 3 भी टॉपिक करेंगे तो मोर देन सफिशियंट है। अब हिस्ट्री, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा न्यूमेरिकल बनता है मोस्टली आपका कांग्रेस, ठीक है, और गांधी मूवमेंट के ऊपर ज़्यादा देखा था हमने, ठीक है। पार्टीशन और इंडिपेंडेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, ठीक है। वॉइस रॉ के ऊपर भी पहले क्वेश्चन बताते थे, लेकिन वॉइस रॉ के ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं थे, मोस्टली कांग्रेस वाले के ऊपर क्वेश्चन बहुत थे, गांधी मूवमेंट और पार्टीशन और इंडिपेंडेंस के टाइम के क्वेश्चन ज़्यादा थे। जोग्राफी, पासेस, रिवर, माउंटेन रेंजेस, के बाद क्रॉप्स, सॉइल, नेशनल पार्क, ठीक है। और क्लाइमेट जोन के ऊपर क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, तो इन्हें जरूर करिए। मोस्टली आपका रिवर तो इम्पोर्टेंट है, ये रिवर के ऊपर 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। पासेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉइल के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, नेशनल पार्क तो आते आते हैं, ठीक है, तो इन्हें ज़रूर से करिए। पॉलिटी, फंडामेंटल राइट के ऊपर क्वेश्चन रहते ही रहता है, ठीक है। पार्लियामेंट स्ट्रक्चर के ऊपर पूछ सकते हैं कि स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। प्रेसिडेंट वर्सेस पीएम की पावर के ऊपर क्वेश्चन थे आपके। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें से तो अमेंडमेंट के ऊपर तो फिक्स एक क्वेश्चन तो बनते ही बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन भी हम लोग बोल सकते हैं। फंडामेंटल राइट के ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें जरूर करिएगा। और शेड्यूल, शेड्यूल भी पूछता है हमें, तो जरूर करिए शेड्यूल। फिर अगर आप इतना भी कर लेंगे तो, क्योंकि आपको पता है जीएस में जीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे पिछले साल, ठीक है, तो अगर आप इतना भी कर लेंगे तो 40 से 45% सिर्फ जीएस का आप कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है आपका जो 40 मार्क्स है ये इस जीएस के ऊपर ही डिपेंड है, उसमें से भी आपका जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर के ऊपर वो ज़्यादा पूछे थे, इसीलिए इन्हें जरूर करिए, ठीक है। और मीडियम इम्पोर्टेंट में आपका क्या आ गया, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, अशोका वाले पे, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, महाजनपद और मौर्य बुद्धिज्म और जैन से 1-2 क्वेश्चन थे, तो इन्हें जरूर करिए, ठीक। फिर मिडिवल हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी भी स्किप कर सकते हैं अगर आपने पहले नहीं किया रहेगा, लेकिन किया रहेगा तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसमें मोस्टली आपका स्टैटिक जीके के ऊपर इतना देखा नहीं गया था, लेकिन 2019 वाले में स्टैटिक जीके बहुत ही ज़्यादा पूछा गया था। तो अगर आपने पहले किया रहेगा तो इसे करिए, नहीं तो अभी मत करिए इसे। करंट अफेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो ज़रूर करिए, इसे तो छोड़ना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही कि पिछले और फर्स्ट फेज़ में इसके ऊपर बहुत ही क्वेश्चन आए थे। एनवायरनमेंट के ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इन्हें भी अगर आपने किया रहेगा तो रिवाइज ज़रूर करिए, अगर नहीं किया रहेगा तो मत करिए। 30 से 35% इन्हीं में से आता है, तो इसे मत छोड़िएगा। मोस्टली आपका करंट अफेयर, ठीक है, उसे तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। 6 महीने का जरूर से रिवाइज करिए। और मिनिमम इम्पोर्टेंट तो अगर इसे आप स्किप भी कर देंगे अभी के लिए तो ठीक है, अगर पहले किया रहेगा तो करिए, स्कैन करके जाइए, ठीक है। मोस्टली
रेलवे से रिलेटेड और इसरो और सैटेलाइट से रिलेटेड। डीआरडीओ से भी एक दो क्वेश्चन, कंप्यूटर से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, इसीलिए एक दो देख लीजिएगा कंप्यूटर से। आर्ट एंड कल्चर से इतना क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है, पहले बहुत पूछा था, इसीलिए हम लोग जीएस जीके के स्मार्ट साइंस पहले करना है, ठीक है, फॉर्मूला देखना है, 15 कम से कम क्वेश्चन करना है, फिर हिस्ट्री और जीके का जरूर देखना है। जीके मतलब जनरल करंट अफेयर जो मुझे जरूर देखना है, इसे जरूर करिए। करंट अफेयर 5-6 मंथ का हमें रहने चाहिए और मोस्टली स्कीम और अवार्ड तो हमें पता ही रहना चाहिए, और रेलवे स्पेसिफिक न्यूज़ और स्पोर्ट्स के ऊपर। तो हमारा नया जो कोर्स चालू हो रहा है इस सैटरडे से, इसे ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। इसके अंदर आप ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एएलपी CBT2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ज़रूर ज्वाइन करिए हमारा ये कोर्स, ठीक है। तो मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, आपकी जिनका भी पेपर फेज 2 के लिए है, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। तो और इसी पे मैं अपना ये वीडियो एंड करता हूँ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और सबको मैं बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ।